हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर बच्चों हम ब्रांड न्यू अकाउंट्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों इसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे कंपनी के, जैसे कि बैलेंस शीट होता है, इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है, कैश फ्लो होता है। तो ये सारे चीज़ जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता है वो हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों ये चैप्टर 3 to 4 नंबर में आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड वाइवा में भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। एंड बच्चों जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बनने वाली है वो भी आप इसी चैप्टर के अंदर से बनाने वाले हो। तो बच्चों ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग, बहुत ज़्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। बच्चों अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, 1 to 1 मुझसे पढ़ना चाहते हो एंड अपने हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना चाहते हो, तो बच्चों आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे जो नंबर है वो आपको चैनल के बैनर इमेज के अंदर मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आते क्या हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बच्चों उसमें हमको पता चलता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी है उसके अंदर सबसे पहले आती है बैलेंस शीट, दूसरा आता है इनकम स्टेटमेंट और थर्ड आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बच्चों ये तीन मेजर अकाउंट्स होते हैं किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब बच्चों आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। तो बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो मॉनेटरी टर्म्स में लिखे जाते हैं एंड उनका मेन उद्देश्य एंड पर्पस होता है कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। ठीक है, एसेट्स एंड लाइबिलिटी से हमको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है एंड जो कितना भी प्रॉफिट एंड लॉसेस हुए हैं फर्म को ड्यूरिंग द ऑपरेशन पीरियड, ठीक है ना, उसको हम असर्टेन करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को असर्टेन करते हैं एंड फाइनेंशियल पोजीशन को हम पता लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तीन काम होते हैं, ये तीन चीजों से बनके हमारा बन जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों सेक्शन 129 में लिख रखा है, सेक्शन 129 में कंपनीज एक्ट 2013 में लिख रखा है कि हमको हर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। ठीक है बच्चों, इतना अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी के बारे में क्लियर है तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। जल्दी से देखते हैं बच्चों। सबसे पहले फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को पता लगाने के लिए या फिर प्रोवाइड करने के लिए बच्चों क्या होता है कि कभी भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो उस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बहुत सारे लोग हैं जो यूज करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत सारे लोग यूज करते हैं, उनके यूजर्स क्या होते हैं वो भी हम देख लेंगे, कौन कौन उसको यूज करता है, किस किस को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाती है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, सेकंड है टू शो प्रॉफिटेबिलिटी। बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखाता है, इनकम स्टेटमेंट है जो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है। ठीक है बच्चों, इनकम स्टेटमेंट आपकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक उद्देश्य होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएं। ठीक है बच्चों, थर्ड है टू डिस्क्लोज फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन इससे पता लगती है कि फर्म के पास टोटल एसेट्स क्या हैं, फर्म के पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, वो सब कुछ पता लगाना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ टू प्रेजेंट फेयर व्यू ऑफ द कंपनी। देखो बच्चों क्या होता है कि जब हम फर्म की या फिर किसी कंपनी की एक ट्रू पोजीशन मार्केट के अंदर रखते हैं या फिर ट्रू पोजीशन को हम शेयर करते हैं तो बच्चों उससे क्या होता है, उससे ट्रस्ट वर्दीनेस कंपनी की बढ़ती है, लोग बाग कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर हम मैनिपुलेट करेंगे अकाउंट्स को, हम अकाउंट्स को इधर से उधर करके दिखाएंगे तो इससे ट्रस्ट कम होता है हमारे कस्टमर्स का भी एंड हमारे इन्वेस्टर्स का भी। ठीक है बच्चों, फिफ्थ है
मेजर्स ओवरऑल एफिशिएंसी, यानी कि फर्म में कितनी अच्छी तरीके से काम हो रहा है, ठीक है ना, कितना अच्छी तरीके से रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में बन रहा है, जब वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सब चीज़ की जो एफिशिएंसी है वो हमको पता लगाने में मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मेजर 3 आपके स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट देखने वाले हैं, दूसरा हम नोट्स टू अकाउंट्स यानी कि बैलेंस शीट का ही हिस्सा है तो बोल लो 2 चीज देखने वाले हैं, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट। बच्चों, कैश फ्लो हमारा पूरा एक चैप्टर होने वाला है, उसको हम पूरी तरीके से अलग से सेपरेटली एंड बहुत डिटेल में जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है बैलेंस शीट, दूसरा होता है इनकम स्टेटमेंट। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर से बहुत बार एग्जाम में मेजर हेड्स, सब हेड्स पूछे जाते हैं, तो मेन हेड्स एंड सब हेड्स जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो अगली वीडियो आएगी, उसके अंदर हम समझने वाले हैं कि हेड्स एंड सब हेड्स क्या होते हैं। पूरी तरीके से मैं आपको टेबल प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी नहीं अटकने वाले हो। तो बच्चों, जल्दी से हम देख लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या होती है एंड इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, उनका पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं एंड उसको डिस्कस कर लेते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, मैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर इधर चलता रहेगा और मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। बच्चों, ये फॉर्मेट आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है क्योंकि इस फॉर्मेट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा आपका हेड होने वाला है, कौन सा आपका सब हेड होने वाला है, वो चीज पूछी जाती है। तो उससे पहले जब हम हेड एंड सब हेड को पढ़ेंगे, उससे भी पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट का आखिर फॉर्मेट क्या है, ठीक है। का फॉर्मेट क्या होता है? बच्चों, हमको पता है कि बैलेंस शीट हम क्यों बनाते हैं। हम बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो बच्चों, सबसे पहले जब भी हम बैलेंस शीट लिखेंगे तो उसको हम स्केड्यूल 3 एंड पार्ट 1 के अकॉर्डिंग क्रिएट करेंगे, ठीक है बच्चों। कंपनीज एक्ट 2013 स्केड्यूल 3 पार्ट 1, इसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस शीट को क्रिएट करेंगे एंड फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। हमेशा 31 मार्च के आगे हम एट लगाते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई सीन नहीं है, टी फॉर्मेट नहीं होता है, ठीक है। पहले जो इस एक्ट 2013 से पहले का जो एक्ट था, ठीक है ना, उसके अंदर हम टी फॉर्मेट बैलेंस शीट बनाते थे, लेकिन अब हमारा टी फॉर्मेट बैलेंस शीट नहीं होने वाला है। अब हमारा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट होने वाला है वो बिल्कुल 1 लाइन फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखो, सबसे पहले हम पर्टिकुलर्स लिखते हैं, नोट्स नंबर, ये मैंने आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर, शेयर इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर के अंदर मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। देखो बच्चों, सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटी में हम सबसे पहला जो मेन हेड है वो हमारा आ जाता है शेयर होल्डर्स फंड। बच्चों, ये क्या है? ये मेन हेड है एंड इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब हेड्स है, ये आपको याद होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड्स, उसके अंदर आता है शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर कैपिटल क्या होती है? वो कैपिटल जो हमने इशू करी है, ठीक है बच्चों। सेकंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यानी कि वो हर एक आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो आपको मिले हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व, हर एक टाइप के रिजर्व्स, ठीक है ना, वो आप हमेशा कहाँ लिखोगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखोगे। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है, उनका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो भी हम कहाँ लिखेंगे? रिजर्व्स एंड सरप्लस में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब बच्चों समझो इसका मतलब क्या होता है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यानी कि हमने शेयर इशू नहीं किया है लेकिन उस शेयर का पैसा हमने कलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। हमने पैसा उसको कलेक्ट कर लिया है लेकिन अभी तक शेयर इशू नहीं किया है, ठीक है। तो उस जो शेयर होल्डर है उसका राइट हो जाता है कि अब वो फ्यूचर डेट में कभी भी अपने शेयर्स को हमसे ले लेगा, उसके पास राइट है। तो अब हमारे पास ऑब्लिगेशन हो जाती है कि अब हम उसको शेयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर ली है, अलॉटमेंट रिसीव करना बाकी है, ठीक है बच्चों। अलॉटमेंट रिसीव करना बाकी है, इसका मतलब क्या है कि आपने एप्लीकेशन मनी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले ले ली है, लेकिन जो आपका अलॉटमेंट है वो फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया, यानी कि 31 मार्च के बाद आपको अलॉटमेंट मिला। तो हम क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नाम से उसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है बच्चों। फिर आ जाता है नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसके अंदर आपके लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाती है। डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, यानी कि वो टैक्स जो आपको इन फ्यूचर देना पड़ेगा, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज,
लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म की लाइबिलिटी जो 1 ईयर या 3 ईयर या 5 ईयर से ज्यादा है उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज बोलते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बच्चों यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ग्रेट्युइटी एक्सपेंस है ना, ग्रेट्युइटी प्रोविजंस, ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हैं एंड वो यहाँ पर आने वाले हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रोविजन एंड हमारे रिजर्व्स के अंदर क्या फर्क होता है। बने रहना बच्चों वीडियो के अंदर, और आपकी जो अटेंशन है वो फुल चाहिए बच्चों, क्योंकि बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, फिर आ जाता है करंट लाइबिलिटीज, यानी कि आपकी लाइबिलिटीज, आपकी ऑब्लिगेशन जो 1 ईयर से कम है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म का मतलब आपको पता है ट्रेड पेबल्स, हमने माल लिया लेकिन पैसा नहीं दिया तो पैसा अब हम देने वाले हैं, ट्रेड पेबल्स। अदर करंट लाइबिलिटीज, अब जो भी अदर करंट लाइबिलिटीज हैं वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस यानी कि आपके प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी टैक्स को आपको भरना है, टैक्स आपका ड्यू तो हो चुका है लेकिन अब आपको टैक्स को जमा कराना है, तो वो कहां पे आ जाता है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स में दो ही मेन हेड है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, दो ही आपके मेन हेड होने वाले हैं एंड आपके सब हेड्स हैं फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आपका जो सब हेड है वो आ जाता है टेंजिबल एसेट्स, यानी कि वो एसेट जिसको आप देख सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट जिसको आप नहीं देख सकते आप नहीं कर सकते हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, पेटेंट, सब यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जो एसेट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, आपके फ्यूचर के इन्वेस्टमेंट्स। डिफर्ड टैक्स एसेट्स बच्चों, यहाँ डिफर्ड टैक्स एसेट्स का मतलब होता है कि आपका जो टैक्स है वो कम है लेकिन आपने पैसा उसका ज्यादा दे दिया है। ठीक है ना, आपने जो टैक्स है वो आपका कम बन रहा है लेकिन आपने जो पैसा है वो आपने दे दिया है, तो उसको हम बोलते हैं डिफर्ड टैक्स एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे अकाउंटिंग इनकम, टैक्सेबल इनकम, इनका फर्क होता है। आप जल्दी से जाके अपने बुक में से अकाउंटिंग इनकम एंड टैक्सेबल इनकम के कॉन्सेप्ट को जरूर पढ़ना। अगर समझ में नहीं आता है तो कॉमेंट जरूर करना, मैं जल्दी से उस कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा शॉर्ट एक्सप्लेनेशन बना दूंगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अदर नॉन करंट एसेट्स आप जानते हैं, अदर नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में करंट इन्वेंट्रीज हमारे पास कौन सी, इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं, है ना, जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इन्वेंट्रीज आ जाती हैं, ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि पैसा और पैसे के समान, जैसे कि चेक है वो भी कैश इक्विवेलेंट में आता है लेकिन वो कैश नहीं है लेकिन कैश का इक्विवेलेंट है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपके बैलेंस शीट का फॉर्मेट होने वाला है। मैं होप करता हूं कि इस बैलेंस शीट को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो बच्चों जल्दी से हम इनकम स्टेटमेंट पे चलते हैं एंड इनकम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे याद कर सकते हैं स्टेटमेंट का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स। बच्चों हमने नोट्स टू अकाउंट्स इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स के अंदर नोट्स टू अकाउंट का फॉर्मेट बता दिया था एंड नोट्स टू अकाउंट बिल्कुल सेम होने वाला है, चाहे से वो बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो, इनकम का इनकम का क्वेश्चन हो, नोट्स टू अकाउंट हमेशा सेम होने वाला है। इसलिए अगर आप अपने बुक के अंदर से भी नोट्स टू अकाउंट को एक बार बस झलक देख लेते हो उसकी, तो आपको पूरी तरीके से वो याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो पर्टिकुलर आ जाता है नोट्स टू अकाउंट, करंट ईयर यानी कि जो करंट ईयर अभी हमारा चल रहा है एंड उसका प्रीवियस ईयर वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो भी हमारा रेवेन्यू हुआ है ऑपरेशन से। अदर इनकम यानी कि कैपिटल नेचर का रेवेन्यू है ना, कैपिटल नेचर का रेवेन्यू हम बोल सकते हैं, अदर इनकम आ जाता है। इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आपका टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। उसके अंदर से अब हम रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं जिससे क्या आ जाए, हमारा प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब एक्सपेंस हमारे देखो ये सारे एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे ही एक्सपेंसेस को हम माइनस कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस को हम टोटल रेवेन्यू से माइनस कर देंगे। देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट माइनस फोर्थ पॉइंट। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, हमको उसमें से इनकम टैक्स माइनस कर देना है एंड फिर हमारा पैट आ जाएगा यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बच्चों यहाँ पे पीबीआईटी नहीं आएगा, पीबीआईटी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब हमने एक्सपेंस लिया ना तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यानी कि जो मटेरियल हमारा इस्तेमाल हुआ है, परचेज ऑफ स्टॉक्स यानी कि जो हमने स्टॉक्स इन ट्रेड परचेज किए हैं, चेंज इन इन्वेंटरी, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नहीं आएगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग आएगा। ठीक है,
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यानी कि वो हर एक एक्सपेंस जो आपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्च किया। फाइनेंस कॉस्ट यानी कि आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट। बच्चों यहाँ पे जो इंटरेस्ट है ना वो हमने पहले से ही पे कर दिया है, इसलिए ये आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बच्चों, डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स में, अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स पे आपका आ जाता है जो कि वो एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फाइनली पैट आ जाएगा। बनाने के लिए नहीं बोलता है एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको फॉर्मेट इसका याद होना चाहिए। बच्चों अब हम छोटे छोटे से दो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। सबसे पहला ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है एंड एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ प्रीपेमेंट क्या होता है। ये दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं एंड प्रोविजन एंड रिजर्व्स के अंदर क्या फर्क होता है वो भी हम जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों हमको समझना है कि ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है। बच्चों आपके जो बिजनेस है, आपका जो फर्म है, आपकी जो कंपनी है, उसमें रॉ मटेरियल आया। रॉ मटेरियल क्या हुआ? रॉ मटेरियल आया, आपने उसको प्रोसेस किया, आपने उसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। सेल करने के बाद जिस बंदे ने आपका रॉ मटेरियल यानी कि फिनिश प्रोडक्ट खरीदा, उसने आपको पेमेंट कर दिया। उस पूरे साइकिल को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल टू कन्वर्टिंग इट इनटू कैश। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल अक्वायर करने से लेकर उस रॉ मटेरियल को कैश में कन्वर्ट करने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। एंड बच्चों ये होता है एक्सपेक्टेड, और बच्चों एक और चीज होती है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट। पीरियड ऑफ पेमेंट अब जो क्या होता है, बहुत ही ध्यान से आपको सुनना है। आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है, मान लो कि आपकी थोड़ी सी लेंथी ऑपरेटिंग साइकिल है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है ना, तो मान लो आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 8 मंथ्स की है। 8 मंथ्स की है, ठीक है, 8 मंथ्स की ऑपरेटिंग साइकिल है। यानी कि आप जब रॉ मटेरियल खरीद के लाते हो, उसको प्रोसेस करते हो, उसको बेचते हो, और जब उसका वापस पैसा आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल मान लो 8 मंथ्स की है। ठीक है, एंड अब आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है, यानी कि जहां से जिस बंदे से आपने रॉ मटेरियल लिया, अब उसको आप वापस पेमेंट करोगे, वो पीरियड होता है एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट। ठीक है बच्चों, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने, लेकिन आपने जो लोन लिया है वो लिया है 10 मंथ्स के लिए। 10 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो अब हमको क्या करना होता है, इसको लेबल करना होता है कि क्या ये करंट लाइबिलिटी है, क्या ये नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों, ये चीज हमको करनी होती है। अब देखो क्या है, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ और आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है 10 मंथ। तो क्या है, ये करंट लाइबिलिटी है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल भी पूरी हो रही है एंड आपका रीपेमेंट भी कंप्लीट हो रहा है। तो ये क्या है, करंट लाइबिलिटी है। अगर आपकी जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो है मान लो 13 मंथ्स की, 13 मंथ्स की आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है एंड जो आपका पीरियड ऑफ पेमेंट है वो 12 मंथ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए। आपकी ऑपरेटिंग साइकिल है 8 मंथ्स, ठीक है, और आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है वो आपका है 13 मंथ्स। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्या ऑपरेटिंग साइकिल से बड़ा है? ऑपरेटिंग साइकिल से बड़ा है, हाँ बड़ा है। क्या 12 मंथ से भी बड़ा है? बोला हाँ बड़ा है, तो वो क्या आ जाएगा, वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखना कि जब भी हम नॉन करंट लाइबिलिटी उसको टैग करते हैं ना, उस चीज को टैग करते हैं, तब कैसे करते हैं कि जो ऑपरेटिंग साइकिल से ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट होना चाहिए एंड ऑपरेटिंग साइकिल से तो ज्यादा होना ही चाहिए, लेकिन वो उस 12 मंथ्स के पीरियड से भी ज्यादा होना चाहिए। अगर है तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों, इतना अगर आपको समझ में आता है तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कौन सा करंट लाइबिलिटी है, कौन सा नॉन करंट लाइबिलिटी है। बच्चों देखो, बहुत सिंप्लीफाई वे में बताता हूं। सबसे पहले आपका 12 महीने दिमाग के अंदर लगा के रखो। 12 महीने क्या करो, दिमाग के अंदर लगा के रखो। यानी कुछ भी चीज अगर 12 महीने के अंदर होगी तो वो करंट लाइबिलिटी होगी, 12 महीने से आगे चल जाएगी तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। पहला बेस क्लियर है। अब दूसरा बेस देखो, अगर आपकी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से कम है एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट भी 12 महीने से कम है तो आपका करंट लाइबिलिटी आ जाती है। ठीक है बच्चों, एंड अब जो
ऑपरेटिंग साइकिल है वो 12 महीने से ज्यादा है एंड आपका जो एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट है वो ऑपरेटिंग साइकिल से तो कम है लेकिन 12 महीने से ज्यादा है, तो वो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अगर आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 महीने से भी ज्यादा है और आपकी ऑपरेटिंग साइकिल से भी ज्यादा है तो वो क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है बच्चों, इतना अगर आपको क्लियर है तो आप हमेशा ऑपरेटिंग साइकिल एंड एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाले हैं। आपके बुक के अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको गिवन होंगे, एक बार ट्राई करना है तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं जल्दी से उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बना दूंगा जिससे आपको पूरी तरीके से वो अर्निंग उसकी हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसके देखो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। बहुत ही सिंपली मैं आपको समझा देता हूं, 2 कंडीशंस ना होनी चाहिए, या तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आपका एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट हो, दूसरा अगर या तो ये करंट लाइबिलिटी है, पहला तो केस ही हो गया, और दूसरा आपके 12 मंथ से अंदर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, बस इतना ही है, इतना ही आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी जो ये इंट्रोडक्शन था, पार्ट 1 था, थोड़ा थ्योरेटिकल था, थोड़ा हमने इसमें फॉर्मेट के बारे में समझा, हमने ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग है ना, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट के बारे में समझा। बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मेजर हेड्स एंड सब हेड्स पढ़ने वाले हैं एंड हम प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कौन कौन उसको यूज करता है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। करता हूं बच्चों कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा होगा एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो करना जरूरी है एंड लाइक करना अनिवार्य है बच्चों, बिना लाइक करे नहीं जाना है। जैसे कि सीबीएसई में 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, वैसे ही आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मैंडेटरी होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।